प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसलों से हमेशा चौंकाते और विरोधियों को हैरान करते हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नाम के ऐलान के बाद ही हर किसी की नजर थी मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश को लेकर तमाम आकलन, तमाम दावे 4-5 नामों को लेकर हो रहे थे। हर किसी को लग रहा था कि सीएम इन्हीं में से कोई एक होगा। लेकिन जब ऐलान हुआ तो बड़े बड़े सियासी जानकारों की भविष्यवाणी फेल हो गई और बीजेपी ने मोहन यादव के नाम का ऐलान कर दिया। मोहन यादव अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां यादव उतने प्रभावी नहीं है जितने पटेल और बाकी जातियां। तो फिर मोहन यादव क्यों, उन्हें क्यों मुख्यमंत्री पद दिया गया? दरअसल आप चाहे मध्य प्रदेश देखिए या छत्तीसगढ़, दोनों ही राज्यों के जरिए बीजेपी ने 2024 की व्यूह रचना तैयार की है। बीजेपी जानती है कि सनातन के साथ साथ विपक्ष के जातिगत जनगणना वाले दांव को भी फेल करना जरूरी है। मोहन यादव सीएम भले ही मध्य प्रदेश के बने हो, लेकिन इस फैसले की धमक यूपी से लेकर बिहार तक नजर आएगी। यूपी वो राज्य है जहां पर करीब 11% यादव वोटर्स हैं और अभी तक 90% यादव वोटर्स एक तरफा समाजवादी पार्टी के साथ खड़े नजर आए। ये इंटैक्ट वोट है अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का। अखिलेश और शिवपाल के साथ है ये वोटर। तो वहीं बिहार की अगर बात करते हैं तो यादवों पर अब आरजेडी का होल्ड है, सब जानते हैं। ऐसे में बीजेपी का ये दांव कितना सटीक बैठेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बात साफ है कि बीजेपी बड़ी सेंधमारी की तैयारी कर चुकी है। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि आखिर 2024 में यादव वोटर्स किधर जाएंगे और मोहन यादव क्या कमाल कर पाएंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं खास मेहमान के साथ में। प्रमोद स्वामी, नेता बीजेपी, स्वर्णिम चतुर्वेदी, प्रवक्ता कांग्रेस, मनोज यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इस वक्त हमारे साथ में। तीनों का एक बार स्वागत है। और बीजेपी से पहले जरा मैं चाहूंगी कि विपक्षी पार्टी के नेताओं से बातचीत की जाए। और सबसे पहले क्योंकि समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी है, मनोज यादव जी, एक चेहरा ओबीसी के तौर पर, यादव के तौर पर मध्य प्रदेश में देकर बिहार से लेकर यूपी साधने की रणनीति मानी जा रही है बीजेपी की। इसे क्या मानकर चल रहे हैं? खतरा मानते हैं समाजवादी पार्टी के लिए? मैं भी ये उम्मीद कर रही कि बीजेपी साथ प्रवक्ता भी यादव डिबेट में, तब शायद और यादव कार्ड प्रभावी रूप से काम करता हुआ नजर आता। खैर, ये मेरा व्यंग्य था बीजेपी को। मैं तो एक बात स्पष्ट को बनाए, चाहे उसको यादव को बनाए या पूर्व में भी इससे जिन बाबूलाल गौड़ जी को, जो यादव ही कम्युनिटी से आते थे, जिनको बनाया था, पहले मुख्यमंत्री बनाया, बाद को उप मुख्यमंत्री बनाया, तो वो सारी चीजें मेरे ख्याल से बीजेपी की राजनीति का एक हिस्सा है। यादव पूरे देश में ये सबसे महत्वपूर्ण। मनोज जी, आपके पास वापस लौटती में थोड़ा आपकी आवाज के साथ प्रॉब्लम है। स्वर्णिम चतुर्वेदी, आपके पास आते हुए माना जा रहा है कि ये जो विपक्ष, खासतौर पर जो रीजनल पार्टीज हैं, जो जातिगत राजनीति करती हैं, ये उनके वोट बैंक में एक बड़ी सेंधमारी है। 2024 के लिहाज से इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है समाजवादी पार्टी और आप भी उस गठबंधन का हिस्सा हैं। तो कितना नुकसान मानकर चल रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी नेता को मुख्यमंत्री बनाए क्योंकि चुनाव जीता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि वो आगे जाकर के उस स्टेट में क्या काम करने वाले हैं, उनके लोगों को किस तरह से राहत और सहूलियत प्रदान करने वाले हैं। इससे अधिक कुछ नहीं है। मैं तो राजस्थान से आता हूँ। राजस्थान में कांग्रेस का स्टेट रहा है। यहाँ पे जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर, यहाँ पे अशोक गहलोत, हीरालाल देवपुरा, अनेक मुख्यमंत्री बने, अलग अलग जाति के बने, और चाहे एससी के हों, चाहे बरकतुल्ला खान मुस्लिम भी रहे हों, तो वो सब यहाँ पे रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी है जो जातिगत नहीं, काम के आधार पर और किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकती है, उसकी परफॉर्मेंस देख करके, लोगों के लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता? हम कांग्रेस के लोग जनता के लिए काम करते हैं, जनता के हित में जो होता है वो काम करते हैं। मुख्यमंत्री बनाते हैं नहीं है, मुख्यमंत्री जो जनता चुन करके भेजती है उसमें से बनाते हैं। बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती है। करती है कि नहीं करती? देखिए, हमने आपको कहा ना कि जो भी काम जनता के हित में हो, उनके विकास के लिए हो, उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हो, उनके विकास के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है, उनके विकास के लिए ओबीसी कार्ड जरूरी है, आप वो करते हैं तो ठीक है। और अगर आप बीजेपी कह रहे तो आप कह रहे कि कोई चैलेंज नहीं क्योंकि हम तो सबके साथ की बात करते हैं। इसका जवाब दीजिएगा सर। देखिए, बीजेपी पहले स्पष्ट कर देना कि वो जातिगत प्रमोद जी से मेरा सवाल है। प्रमोद जी, हमने स्पष्ट रूप से कहा है
कि हाँ, हम ये कह रहे हैं कि देखिए, कोई जो फर्क नहीं समाज पड़ने के वाला। पछड़े लोग हैं, नहीं, पिछड़ा तबका है, उसके इसमें विकास के लिए कार्य फर्क करते हैं। पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये ज्यादा हम जो है बहस का स्वर्णिम मुद्दा जी एक नहीं सेकंड, है। स्वर्णिम जी एक बार जवाब ले लूं। हाँ प्रमोद स्वामी। हमारी जो राजनीति है वो जनता की सेवा करने की राजनीति है। हम जन सेवा के लिए राजनीति करते हैं। जातिवाद पे हम विश्वास नहीं करते। हमारी जो आइडियोलॉजी है वो दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा को हम प्रमोद जी, फॉलो करते हैं। प्रमोद जी ये सब बातें नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इसके पीछे की वजह क्या है। अभी तक जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये मान रहे हैं कि वहां पर एक यादव चेहरा देकर, एक ओबीसी चेहरा देकर यूपी से लेकर बिहार तक साधने की कोशिश की जा रही है, और विपक्ष का जो जातिगत जनगणना वाला दाव, जो ओबीसी वाला दाव था, ये उस दाव के लिए एक जवाब के तौर पर तैयार किया जा रहा है। ये है कि नहीं? नहीं, देखिए, ये आपका आकलन है और हर आदमी अपनी अपने तरीके से चीजों का आकलन करता है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि हम दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा को फॉलो करते हैं, और दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि शिक्षा का सुख जो है वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लेकिन यूपी में जो मुलायम सिंह की और मोहन अखिलेश यादव यादव को की मध्य राजनीति, प्रदेश में कमान देकर इसका फायदा 2024 में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है और जिनके ऊपर में हम चुनाव लड़ेंगे और जो हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं वो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास मूलक कार्य किए हैं उन कामों के आधार पर, उनके चेहरे को लेकर करके, उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व को लेकर करके हम चुनाव में उतरेंगे। और चुनाव में जब कोई भी पार्टी उतरती है तो वो सारी रणनीतियों पर गौर कर करके चुनाव में उतरती है, और रणनीतियां टीवी चैनलों पे जाहिर नहीं की जाती। लेकिन हाँ, यूपी और बिहार में, जैसे यूपी में एम फैक्टर लेकर करके समाजवादी पार्टी रणनीतियां जाहिर नहीं की जाती लेकिन प्रदर्शित तो होती है ना। हर बात जुबान से कहने की थोड़ी होती है प्रमोद स्वामी जी। वो आपका आकलन है, आप जैसे चाहे उसको आकलन करें, आप स्वतंत्र है उसके लिए। आकलन से ही तो परसेप्शन आकलन ये सब तो एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं ना। परसेप्शन से ही तो राजनीति चलती है। मानते हैं कि नहीं मानते? मैं ये कहता हूं कि ये राजनीति, एम की राजनीति यूपी में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने की, और आपको बिहार में लालू प्रसाद यादव ने ये राजनीति की है। हम ये राजनीति नहीं करते। और आज तो जो लालू प्रसाद यादव जो है, जो तो उनकी राजनीति का तोड़े जल्दी से, क्विक रिएक्शन। उनकी राजनीति का तोड़ लेकर आए हैं आप। मैं बोल रहा हूं, इंडिया अलायंस के जो मेन आर्किटेक्ट है वो तो खुद ही अभी भ्रष्टाचार के केस में जेल खा करके आए हैं। लेकिन अगर आप इनका मोहन जी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें और उनकी योग्यता, शैक्षणिक योग्यता अगर देखें, तो ये शैक्षणिक योग्यता और उनकी जो डिग्रियां हैं उसमें ये एक विद्वान युवा नेता है। और जल्दी से मनोज जी इसका जवाब। मनोज जी, ये जुबान से नहीं कह रहे, लेकिन सेंधमारी आप ही के वोट बैंक में है। देश में चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होता है, और यादवों को मुख्यमंत्री बना देने से और बैकवर्ड प्रधानमंत्री बन जाने से उत्तर प्रदेश और देश के बैकवर्ड का भला नहीं कर पाई बीजेपी। एक जाति गणना की बात की, मंडल आयोग की तमाम सारी सिफारिशों की बात की, क्या किया पिछड़े प्रधानमंत्री ने? जब पिछड़े प्रधानमंत्री ने इस देश के पिछड़ों को उनका हक नहीं दिया तो फिर ये मुख्यमंत्री बन के क्या दे देंगे? बड़ी सिंपल सी बात। और मैं बता रहा था आपको पूजा जी, यादवों की एक पहचान है, बहुत महाभारत समय से हमने लोग नहीं तैयार थे, यादवों ने हमेशा लड़ाई लड़ी। और अगर कोई मोहन यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं और वो आरक्षण नहीं दिला पाते हैं, मध्य प्रदेश में आरक्षण नहीं बढ़ पाता है पिछड़ों के लिए, तो क्या फायदा बनने से? अभी तो पिछड़े ही बने बैठे थे ना। कहाँ पिछड़ों का आरक्षण दे दिया? कमलनाथ की सरकार ने पिछड़ों को आरक्षण बढ़ाने के लिए उस कैबिनेट में पास किया था क्या? राज्यपाल ने मोहर लगा दी क्या? और अगर मनोज जी एक बात बताइएगा, मैं तो बड़ा लॉजिकल बात करती हूँ। जैसे बीजेपी हमला बोलती है परिवारवाद पे, कहती है कि अगर समाजवादी पार्टी में कल को मुलायम थे तो आज अखिलेश, हो सकता है कल को अखिलेश के बेटे ही होंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि अब हम यादवों, ये कह नहीं रहे, लेकिन इसका आकलन ये है कि यादवों को नेतृत्व दे रहे हैं। उनको नेतृत्व देकर बता रहे हैं कि हम एक परिवार की पार्टी नहीं है, यहाँ पर हम हर जाति को साथ लेकर चलते हैं। तो आप नहीं मान रहे कि अगर नेतृत्व मिलेगा बीजेपी के अंदर भी तो जो यादव, जो पूरा का पूरा वोट बैंक आपके पास में है लगभग 12% का, वो खिसकेगा?
नहीं, देखिए मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता पूजा जी कि यादवों का वोट बैंक धसकेगा। हम बड़ी राजनीति के तहत 2024 में एक परिवर्तन करने जा रहे हैं, जाति जनगणना की मांग। उसके आधार पर जिस तर्ज पे बिहार में 75% आरक्षण मिला, इसमें पिछड़ों को फायदा हुआ। उन पिछड़ों को, जिन पिछड़ों को बताया जा रहा था कि तमाम यादव, कुर्मी और मौर्य जैसी कास्टों की वजह से उनको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, तो जो समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो सबको हक दिलाने की। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि उपाध्याय जी और दीनदयाल जी का ये नारा था अंतिम व्यक्ति के बारे में। अरे भैया, आप अंतिम व्यक्ति को नहीं देख रहे हो। अडानी इस देश का पहला और दुनिया का दूसरे नंबर का व्यक्ति बन गया। अंतिम व्यक्ति के लिए तो 5 किलो राशन है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि हम समानता की बात चाहते हैं, असमानता नहीं चाहते। आप ये गैप भर पाओगे? मोदी ने सबसे बड़ा अचीवमेंट यही किया ना कि दुनिया का दूसरे नंबर का आदमी अडानी को बना दिया, जो 600वें नंबर पर था। लेकिन जो एक आम आदमी था जिसकी प्रतिव्यक्ति आय बेहतर, जवाब प्रमोद स्वामी, जल्दी से इसका जवाब। 5 किलो राशन पे सीमित जवाब इसका प्रमोद स्वामी। मोदी जी ने क्या किया मैं आपको बताता हूं। जो भारत वर्ष पहले विश्व की 11वीं आर्थिक शक्ति था, वो आज विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति बन चुका है। जिस भारत वर्ष की 2014 में जो आय थी, सालाना आय थी, वो आय करीब 80,000 रुपए थी, जो आज 1,70,000 हो चुकी है। जीडीपी जो 2014 में 98 लाख करोड़ थी, वो बढ़ के आज 159.7 लाख करोड़ हो गई है। फॉरेक्स रिजर्व जो है हमारा, वो 2014 में 313 बिलियन था, आज 600 बिलियन पहुंच चुका है। और एम्स पहले 2014 में ये सब तो भाषण में भी सुनाया जाता है कि क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट के एड्स भी होते हैं। मैं प्रमोद स्वामी जी ये जानना चाह रही हूँ कि ये 2024 के लिए गेम चेंजर प्लान है, आप इसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों योजनाओं की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? जो कदम उठाया गया उस पर कन्फेशन कीजिए कि हाँ है ये विपक्ष के लिए चोट। गेम चेंजर इस देश में सिर्फ एक ही नाम है, और वो नाम है नरेंद्र मोदी जी। जल्दी से कोई रिएक्शन, स्वर्णिम चतुर्वेदी कुछ कहना चाह रहे थे सर, 10 सेकंड है मेरे पास, जल्दी से कोई रिएक्शन। को आप जनता भी मानती है, और ये 3 राज्यों के चुनाव। देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ने म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव से लेकर के अगर कभी वोट मांगे तो किसी न मोहन यादव जी के नाम पर मांगे, न साहे जी के नाम पर, एकमात्र नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दो। उनको किसी अगड़े से, किसी पिछड़े से मतलब नहीं है। जातिगत जनगणना अगर ना कराएंगे तो किसी भी मोहन यादव जी को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, किसी का भला नहीं होने वाला। ये सब लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ व्यक्ति है ना, वो जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी उसके लिए नहीं होगा। किसके नुकसान होगा? सर माफी चाहूंगी, बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, वक्त बहुत ही कम। देखिए, यहां पर कुल मिलाकर देखा जाए तो 2024 की रणनीति के तहत में उठाए गए सारे कदम माने जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि साहब हम तो जनता के हित की सिर्फ बात करते हैं, हालांकि रणनीति सबकी चुनावी जीत को लेकर